हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक और नई कहानी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए सुनते हैं। हमारे यहाँ भूत प्रेत, जादू टोना, पिशाच ये सब बहुत आम बात है। शायद शहरों में ये सब ना सुना जाए या फिर इस बात पे कोई गौर नहीं करता, लेकिन कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां भूतों का राज चलता है। प्रेतों को मनाया जाता है और बुलाया भी जाता है। कुछ जगह प्रेतों भूतों का डेरा होता है, वहां आम इंसान का जाना मतलब कभी वापस ना आने के बराबर हो जाता है। कुछ खंडर और हवेली आज भी वीरान पड़े हुए हैं क्योंकि वहाँ भूतों का डेरा है, प्यासी आत्माओं का वास होता है वहाँ। ऐसी ही एक हवेली थी राजगढ़ में। सब इसे खूनी हवेली के नाम से जानते थे। गांव में सबको पता था कि वहाँ भूतों का डेरा है, इसलिए वहाँ आसपास भी कोई नहीं जाता था। इंसान तो दूर की बात है, वहाँ से तो जानवर भी दुबक कर भाग जाते थे। भेड़ बकरियां चराने वाले भी उसके पास नहीं भटकते थे। बहुत सालों पहले इस हवेली में एक बहुत ही जालिम शिकारी रहता था जो कि जानवरों का शिकार करता था, लेकिन कभी कभी वो इंसानों को भी मार देता था। लोगों को जब ये बात पता चली तो सारे गांव वालों ने मिलकर उसको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस शिकारी की आत्मा ने उस हवेली को कभी नहीं छोड़ा और उसकी आत्मा उस हवेली में ही रहने लगी। जब उस शिकारी के रिश्तेदार हवेली में हिस्सा मांगने के लिए आए तो उस जालिम शिकारी की आत्मा ने सबको मौत के घाट उतार दिया। जो भी उस हवेली में गया वो कभी वापस नहीं आया। इस बात को कई साल बीत गए। अब तो वहाँ ना कोई हवेली थी ना कोई शिकारी। इतने साल बीत जाने के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया था। बस कुछ पत्थर और टूटी हुई दीवारें उस हवेली की मौजूदगी बता रही थी। लेकिन गांव वालों का मानना था कि जिसकी किस्मत खराब हो वो हवेली उसको नजर आती है। ये बात कहाँ तक सही थी ये तो वो ही लोग जानते थे। जिसने भी उस हवेली को देखा वो जिंदा नहीं बचा। एक बार की बात है, अमावस की रात थी। बारिश भी बहुत जोरों की हो रही थी। शहर से कुछ लोग राजगढ़ के रास्ते बाहर जा रहे थे। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि सामने को कुछ दिख नहीं रहा था। उनकी गाड़ी उस खूनी हवेली के सामने से गुजरी। सामने पूरा अंधेरा था, बिजली भी नहीं थी। आसमान में बिजली ऐसे चमक रही थी वो हवेली और भी ज़्यादा भयानक लग रही थी। अचानक एक बिजली जोर से कड़की और उसकी आवाज़ से गाड़ी में ब्रेक्स लग गई। ड्राइवर बोला, साहब वो सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ थोड़ी देर रुककर फिर चलते हैं। वैसे भी बारिश बहुत ज़्यादा है, मुझे गाड़ी चलाने में भी तकलीफ़ हो रही है और रास्ता भी नया है। कुछ और परेशानी ना हो इसलिए यहीं रुक जाते हैं। सब राजी हो गए तो ड्राइवर ने गाड़ी उस हवेली की तरफ घुमाई। बहुत ही शानदार थी वो हवेली। गाड़ी में 3 लोग थे। तीनों गाड़ी से उतरकर सामने पार्किंग में खड़े हो गए थे कि एकदम से हवेली का बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। अंदर धीमी सी रोशनी थी और ऊपर सीढ़ियों से एक बूढ़ा सा आदमी हाथ में लालटेन लिए उतर रहा था। उसको आते ही रोहित ने पूछा, बाबा क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं क्या? बारिश बहुत है और हम यहाँ नए हैं। उसने बिना कुछ बोले सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरी। वो तीनों लोग अपना ज़रूरी सामान साथ में लेकर बाकी का गाड़ी में छोड़कर उसके साथ हवेली के अंदर चले गए। बहुत ही सुंदर हवेली थी, जैसे बाहर से वैसे अंदर से। दरवाजे के अंदर जाते ही सामने ही सीढ़ियों के पास एक बड़ी सी तस्वीर लगा रखी थी।
बड़ी सी मूछें और हाथ में तलवार और एक हाथ में पुराने जमाने की बंदूक, जैसे कोई महाराजा। रहा नहीं गया तो रोहित ने पूछ ही लिया, ये जो तस्वीर है ये कोई महाराजा है क्या? क्या ठाठ से खड़े हैं? और बाबा, क्या तुम यही हवेली में रहते हो, और वो भी अकेले? वो बूढ़े ने रोहित की आंखों में आंखें मिलाकर देखा और कहा, हाँ, ये इस हवेली का मालिक था। कई सालों पहले इसकी मौत हो चुकी है। मैं यहाँ देखभाल के लिए आता हूँ, लेकिन आज बारिश की वजह से मैं भी नहीं जा पाया। रोहित ने फिर से एक सवाल किया, वैसे मुझे ये बताओ, जब हम सब बाहर दरवाजे पर खड़े थे तो हमने देखा कि तुम सीढ़ियों से उतर के आ रहे थे, तो फिर ये दरवाजा किसने खोला? वो बूढ़ा जैसे चौंक गया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसने कहा, चलो मैं तुम सबको कमरा दिखा देता हूँ। वो लोग सीढ़ी से जैसे सामने गए, ऐसे लगा कि कोई उन्हें देख रहा है, वो भी बहुत ही गुस्से से। एकदम से सबकी नज़र उस तस्वीर पर पड़ी। लगा कि उसकी आंखें हिली थी थोड़ी देर के लिए। शायद सबका वहम था या सच, पता नहीं। वो लोग थोड़े डर गए थे। वो सबको सीढ़ियों के बगल में एक कमरे में लेके गया। संजय, रोहित और पंकज तीनों ने अपना सामान कमरे में रख दिया। वो इतने थक चुके थे कि लेटते ही तीनों की आंख लग गई। जगह नई थी, लेकिन बाहर बहुत ठंड थी और अंदर कमरा काफी गर्म था। शायद आधी रात का समय हुआ होगा। पंकज एकदम से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुन के रोहित और संजय दोनों जाग गए। पंकज को कोई सपना आया था। वो बता रहा था कि उसने सपने में उस फोटो वाले आदमी को देखा और वो हम तीनों को मारने आया था। बाकी दोनों लोगों को ये मजाक लगा, इसलिए उन्होंने पंकज को समझा के शांत किया। लेकिन फिर बाद में बिल्कुल वही सपना संजय को भी आया और रोहित को भी। उसके बाद सब डर गए। इतना तो समझ आ गया था कि एक ही सपना सबको नहीं आ सकता, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर निकलने के लिए आवाज लगाई तो उस बूढ़े ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। लग रहा था कि सबको जानबूझकर फंसाया गया है। अब तीनों की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। डर के मारे सबको बड़ी जोरों की प्यास भी लग रही थी। साथ में जो पानी था वो एक ही घूंट में खाली हो गया। खिड़की से बाहर आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उनका ड्राइवर उनको सामने दिख रहा था, लेकिन उसको उनकी आवाज नहीं जा रही थी। फिर पंकज ने अपना मोबाइल उठाकर फोन करना चाहा तो नेटवर्क ही नहीं था। सब कुछ बहुत ही अजीब सा हो रहा था। अब उनके साथ आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। पूरा एक दिन और रात बीत जाने के बाद उनके रूम का दरवाजा खुलता है, लेकिन बाहर पूरा सन्नाटा था। जो बूढ़ा उनको मिला था उसका भी कोई पता नहीं था। तीनों दोस्त पागलों की तरह सारी हवेली छानने लगे, लेकिन बाहर जाने का कोई दरवाजा नहीं था, ना ही कोई खिड़की थी। सब लोग ऊपर चले गए, वहां से कूदने का सोचा, लेकिन इतना ऊंचा था कि किसी की हिम्मत नहीं हो पाई। ये सब क्या हुआ, ये सोच के वो आपस में झगड़ने लगे और बाद में सब नीचे आ गए। सबको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। नल था, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था। सब जगह देखा, ना खाने का कुछ था ना ही पानी था। अब सब थक के एक जगह बैठ जाते हैं। क्या करें, यही सोच के खुद पागलों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। शाम होने लगती है और उस हवेली के अंदर एक शैतानी माहौल बनना चालू हो जाता है। तभी तीनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं। उनका रात का फेंका हुआ सड़ा हुआ खाना ढूंढ के खाने लगते हैं। रात बीत जाती है, सवेरा होता है। सवेरे सबको बहुत प्यास और भूख होती है। अचानक रोहित का पैर सीढ़ियों से फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है। उसका हाथ एक नुकीली चीज से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत खून निकलना चालू हो जाता है।
खून देखते ही पंकज और संजय जैसे पागलों की तरह खून को चाटने लगते हैं। तभी रोहित चिल्ला के बोलता है, अरे पागल हो गए हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? जानवर हो क्या? रोहित की बात पर वो ध्यान नहीं देते। खून चाटने से दोनों की प्यास कुछ थम सी गई, लेकिन अब भूख की वजह से जान निकल रही थी। रात हो चुकी थी। पंकज और संजय में ना जाने शैतान समा गया था। वो दोनों अचानक से रोहित पर टूट पड़े और उसको काटने लगे। खूनी खेल चालू हो गया था। शैतान ने उन दोनों को अपने वश में कर लिया था। उस शिकारी की आत्मा ने दोनों को रोहित का शिकार करने का आदेश दे दिया था। वो उसको काट रहे थे, उसके खून को पी रहे थे। रोहित की जान बची ही कितनी थी। इतने दिन का भूखा दोनों से बच नहीं पाया और रोहित की मौत हो गई। पंकज और संजय अब उसके पास बैठकर उसका मांस खाने लगे, जैसे कोई भेड़िया मरे हुए जानवर का मांस नोच रहा हो। वो मंजर बहुत ही डरावना दिख रहा था। अब दोनों को शांति की नींद आई। खून पी के और मांस खा के दोनों आदमखोर बन चुके थे और दोनों अपने कमरों में जाके सो जाते हैं। सुबह सारी हवेली में सड़े मांस की गंध फैल चुकी थी। सुबह उठकर फिर दोनों ने रोहित की लाश में से खाना चालू किया, जैसे उनके अंदर का इंसान मर चुका था। रात होते होते अब उस लाश में कीड़े घूमने लगे थे। पंकज और संजय बगल के कमरे में जाके सो गए, लेकिन प्यास और भूख उनका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। अब दोनों एक दूसरे का शिकार करने की सोचने लगे। संजय ने बड़ी चालाकी से दरवाजे के बाहर खड़ा हो रहकर पीछे से पंकज के ऊपर हथौड़ी से वार किया। पंकज का सिर किसी नारियल की तरह फट चुका था और जमीन पर खून ही खून था। संजय जानवरों की तरह कभी फर्श चाटता तो कभी पंकज की लाश का मांस खाता। हैवानियत अपने चरम सीमा पर थी। शैतान उसके ऊपर हावी हो चुका था। शैतान ने संजय को कोई सोचने का मौका नहीं दिया। वो अपनी भूख मिटा के अब आराम करने लगा। सुबह होने वाली थी। पहली किरण हवेली के अंदर पहुंची और हवेली का दरवाजा खुल गया, जैसे सालों से बंद पड़ा था। संजय अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। बाहर निकलकर देखा तो बारिश रुक चुकी थी। उसने उनकी गाड़ी देखी, वहां तक जैसे तैसे चल कर गया। दरवाजे पे जोर से हाथ मारा। ए ड्राइवर! ड्राइवर हड़बड़ाता हुआ उठा। जी साहब। दरवाज़ा खोल के बाहर आता है। वो संजय को उठा के गाड़ी में बिठाता है। साहब, बाकी लोग कहाँ हैं? ड्राइवर ने संजय से पूछा। संजय रोने लगता है और बताता है वो दोनों उस हवेली में, और जैसे ही गाड़ी की खिड़की से बाहर देखता है पूरा चौंक जाता है। वहाँ कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ कुछ टूटी हुई दीवारें थी और मिट्टी के ढेर थे। सब कुछ समझ के परे था। खुद पागलों जैसा महसूस करने लगा था संजय। संजय तभी ड्राइवर से चिल्ला के कहता है, हम लोग यहाँ इतने दिन से फंसे थे उस हवेली में, तूने हमको ढूंढा क्यों नहीं? ड्राइवर कहता है, साहब, हम कल रात को ही तो यहाँ आए थे, सिर्फ बारिश के लिए यहाँ रुके थे। अब मानो संजय का खून सूख गया। उसके साथ पिछले 4 दिन से जो हो रहा था वो क्या था? सपना या कोई छलावा? हवेली गायब है, उसके दोनों दोस्त का क्या हुआ था वो तो बस संजय ही जानता था। वो बर्फ की तरह एक जगह जम गया, हिल भी नहीं रहा था। ड्राइवर ने ज़रा डर के संजय को हाथ लगाया। साहब। संजय गाड़ी की सीट पे ही गिर जाता है। वो सदमा सहन नहीं कर पाता और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उस हवेली में क्या था उनके साथ, दोस्त कहाँ गए, किसी को कोई पता नहीं चला। ये सारे रात संजय की मौत के साथ ही दफन हो चुके थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। दी गई कहानी काल्पनिक है,
और इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है।